नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस का। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। सशक्त भू कानून को मिली कैबिनेट को मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने वादे के अनुरूप लिया फैसला। बजट के सत्र में सशक्त भू कानून लाने के लिए सीएम ने किया था वादा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किया गया याद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। सदन में रखा गया मौन। कोटद्वार में यूकेडी ने कार्य समिति की बैठक में लिया बड़ा फैसला। देहरादून का केंद्रीय कार्यालय अब जाएगा गैरसैंण। यूकेडी ने पहाड़ी राज्य की स्थायी राजनीति के रूप में गैरसैंण की मांग फिर से उठाई। हरिद्वार में ममता बनर्जी के मौत का कुंभ बयान पर संतों में आक्रोश। महंतपुरी ने ममता के बयान की निंदा की। सितारगंज में स्क्रैप जलाने से जहरीला धुआं फैलने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण बोर्ड पर कोई कदम न उठाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार। 19-20 फरवरी को पर्वतीय जिलों में बदला रहेगा मौसम। मैदान में खिली रहेगी धूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सीएम के नाम का कुछ ही देर में होगा ऐलान। थोड़ी देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक। दिल्ली सीएम के नाम का कुछ ही देर में हो सकता है ऐलान। थोड़ी देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक। दिल्ली सीएम की शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर हो रहा विरोध कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी इसे समान नागरिक संहिता वाला कानून मानने को तैयार नहीं है। इसमें जनजातियों को जहां अलग रखा गया है, वहीं दूसरी ओर लिव इन रिलेशनशिप के जरिए किए गए नए प्रावधानों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने विधानसभा सत्र से पहले ही दिन यूसीसी कानून की तमाम भ्रांतियों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई। इस रिपोर्ट को देखिए। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार यह कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़ों को भी यूसीसी का पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र लोकसभा में इस कानून को पास करती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने प्रेस वार्ता के बाद जनमत संग्रह के लिए एक फॉर्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म को द्वारा हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे। इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही यह सभी फॉर्म राष्ट्रपति को भेजकर इस कानून को बदलने की मांग की जाएगी। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर
नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से, अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप के कानून को बदलने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए कि ये कानून बदला जाए। कांग्रेस नुक्ताचीनी करते रहती है, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे। समान नागरिकता कानून लाना एक बहुत बड़ी बात है जिसको केंद्र ने भी सराहा है। और उत्तराखंड का ही सदन में नहीं बल्कि केंद्रीय सदन के अंदर लोकसभा में भी इसकी सराहना की गई है और इसको अन्य राज्यों में भी लागू होगा। और जहां जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं वहां पर लोगों ने इसको स्वागत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकारा। और इसलिए लगता है कि मुझे लोगों के अंदर कुछ न कुछ ये कांटे ढूंढते रहते हैं जो ठीक नहीं है। अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है उस बात को आपको रखना चाहिए। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। विपक्षी दलों के अनुसार यह जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसको निरस्त होना तय है। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं 20 तारीख को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, तो दूसरी ओर यूसीसी के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में लगे हैं, तो वहीं अन्य विपक्षी दल भी यूसीसी के विरोध में सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। ठीक है, यूसीसी में जो प्राविधान किया है रिलेशनशिप वाला, वो सबसे गलत जो प्रोविज़न दाखिल किया है वो हुआ है, जिस कारण से सारा जो उत्तराखंड का समाज है वो उद्वेलित है इस बात से कि इसको इस प्रकार के लिव इन रिलेशन जैसे शब्द यहाँ प्रयोग में नहीं आने चाहिए थे। यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति है, हमारे सभ्यता है, उसको विखंडित करने का एक प्रकार से वो एक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है एक्ट के माध्यम से। तो हमारा कहना है कि वो बिल्कुल लिव इन रिलेशन बिल्कुल गलत काम है। उसके देखिए अभी तो कर दिया आपने, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं आने वाले समय में वो बड़े घातक होंगे। विपक्ष यूसीसी को लेकर के तमाम रोज एक नई अटकलों के साथ में हंगामा करने की कोशिश करता है और जनता उन्हें बार बार नकारने का काम करती है, जनता उन्हें बार बार आईना दिखाने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कि यूसीसी में ये कमियां हैं, यूसीसी में ये खामियां हैं, लेकिन खामियां बताती नहीं है कांग्रेस खामियां कितनी है, कहां है, किस जगह पर उसमें खामियां, ये बताने का काम नहीं करती है। लेकिन प्रदेश सरकार ने जो इस प्रदेश को एक ऐतिहासिक यूसीसी देने का काम किया, एक समान नागरिक संहिता देने का काम किया, उसमें कमियां निकालने का काम जिस प्रकार से विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार की ओर से लागू किए गए समान नागरिक संहिता कानून का लगातार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। खासकर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस अब अपनी मुहिम जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। वही यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसमें सरकार से आगामी 6 हफ्तों के भीतर यूसीसी में संशोधन वाली याचिका को लेकर जवाब मांगा गया है। अब बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का जनमत संग्रह जनता की समझ में कितना आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सफाई नायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को नियमित प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की निर्देश दिया, ताकि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में सफाई कर सके। मेयर ने कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं होगी उन्हें तत्काल हटाया जाएगा। नगर निगम ने 60 वार्डों में लगभग 8 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और शहर की सफाई को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्लेट भी लगी हुई नगर निगम तो एक मेरा मानना है कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है, या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है
वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। और मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपके और आप हल्द्वानी के हैं। और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या, उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। और मैंने उनसे कहा भी है कि जो स्वच्छता कर्मचारी होता है वो निगम की नींव की तरह काम करता है, कि जिस प्रकार नींव पर बुनियाद पर खड़ा होती है बिल्डिंग, उसी प्रकार आपके काम पर ही यह हल्द्वानी खड़ी होगी सुंदरता के मामले में। रेली पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की। यह बैठक लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में ज्वालापुर पुल में जटवाड़ा इकाई में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी को एसोसिएशन से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि नगर आयुक्त का घेराव करेंगे और फेरी समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग करेंगे। संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले 1 साल से अधिक समय से फेरी समिति की बैठक आयोजित नहीं कर रहा है, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का उल्लंघन है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर भी चिंता जताई और कहा कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष तेज किया जाएगा। नगर आयुक्त महोदय को जो है 1.25 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। एक IAS अफसर से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती हैं। और उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के तहत नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आप देखेंगे 1.25 साल हो गया टाउन बेंडिंग कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई है। चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और लगातार हमारे माध्यम से एक बात को कहा जा रहा है कि भाई टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हो। और लगातार आप देखेंगे कि प्रकाशन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन टस से मस मामला नहीं हो रहा है। तो आज सीधा हमारा चेतावनी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होती है तो निश्चित रूप से आयुक्त महोदय का तो घेराव करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जंगलों में आग पर नियंत्रण के लिए सुनवाई के दौरान नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने PCCF के एक विस्तृत प्लान प्रस्तुत करने को कहा और आग बुझाने के लिए फायर लाइनों के निर्माण, ड्रोन और सैटेलाइट का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्थानीय लोगों की मदद लेने की बात भी की, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी अधिक होती है। वन विभाग ने आग काबू पाने के लिए 10,000 श्रमिकों की तैनाती की है। कोर्ट ने पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को पुनः दिशा निर्देश जारी किए। कई याचिकाएं थी और लीगल एड अथॉरिटी की भी याचिका थी जिसको कोर्ट ने कंसिडर किया था, और प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं इसके संबंध में कोर्ट ने डिस्कस किया और ये कहा कि हम सबका एफर्ट होना चाहिए कि शुरुआत से ही ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि जिससे आग को कंट्रोल किया जा सके फायर सीजन में, जिसमें उन्होंने PCCF महोदय को कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिए, विभाग द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए थे और याचिकाकर्ताओं से भी कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं। साथ ही वन विभाग से अपने एक्शन प्लान की कॉपी कोर्ट के साथ शेयर करने के लिए कहा है। द्वारा ये बताया गया था कि पूर्व में कई भर्तियां की गई हैं और आगे वो भी की जा रही हैं, नए ऑपरेटर्स भी खरीदे गए हैं और ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी फायर की जा रही है इस सीजन से, और सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट्स का सिस्टम भी जारी किया गया है। श्रावण मास की तरह अब शारदीय कांवड़ यात्रा भी भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण बन रही है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के विभिन्न राज्यों में श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान भक्ति की अनोखी तस्वीर भी सामने आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर हरिद्वार रुड़की दिल्ली राजमार्ग पर देखने को मिली, जहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले शिव भक्त राज सिंह अपनी अनोखी श्रद्धा के कारण चर्चा में। उन्होंने हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के एक शिव मंदिर में जल अर्पित करने का संकल्प लिया। खास बात यह है कि ये पूरी यात्रा घुटनों के बल तय कर रहे हैं। लगभग 105 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। यात्रा के दौरान राज सिंह ने बताया कि उनकी यह भक्ति भोलेनाथ को समर्पित है और वह बिना किसी कठिनाई की परवाह किए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर चले हैं, 15 तारीख को जल लेकर चले हैं। सुबह 15 तारीख में आ गए थे हम हरिद्वार और आकर हमने 6:15 बजे जल भरकर हम चल दिए। हमें इसी भक्ति में आनंद आ रहा। क्या कहेंगे इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति है नहीं।
इसे चलने को कहते हैं घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलकर हर की पैडी से, और अपने 105 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव। उत्तराखंड के वनवीर अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने 13 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की है, जिसके चलते प्रदेश भर में करीब 2800 वनवीर अधिकारी और आरक्षी कार्य बहिष्कार पर हैं। इस हड़ताल से प्रदेश में वन अग्नि की रोकथाम में चुनौती उत्पन्न हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान होगा, परंतु हम लोग, हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। तो हम चौथी बार प्रदेश में चौथी बार हमने बोल दिया है, परंतु अब तक हमारी मांगों पर कोई जायज़ फैसला नहीं लिया गया। जो भी वन में जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन शासन उनका पूर्ण जिम्मेदार होगा। जब तक हमारी मांगों पे गौर नहीं किया जाता है, हम लगातार बहिष्कार पे बैठे रहेंगे, हम कार्य बहिष्कार करते रहेंगे तब तक, क्योंकि यदि हम एक बार उठ गए अपनी इस धरना प्रदर्शन से तो हमारी मांगें दोबारा कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए तो हमारा तो यही है कि हम अभी तक बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे यहीं पे। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षाओं का आयोजन पूरी तरह से नकल रहित और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि बच्चों के भविष्य से कोई समझौता ना हो। डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सभी सुविधाएं जैसे फर्नीचर, शौचालय, विद्युत और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी निगरानी रखी जाए और परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं होगी। संबंध में 123 सेंटर्स जो हमारे हैं, और उनकी आज एक मीटिंग थी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिसमें बीडीओज भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे थे और बीईओज और पुलिस के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। इसमें हमारे द्वारा पारदर्शी तरीके से नकल के बिना एग्ज़ाम की शुचिता या सैंक्टिटी को बनाए रखते हुए जो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने, संबंध में ज़रूरी निर्देश सभी को दिए गए, और जो प्रिकॉशंस पुलिस के लेवल पे भी रखे जाने उसके लिए भी डायरेक्शंस दिए गए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 34वीं वाहिनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईटीबीपी के महिला पुरुष जवानों ने देश सेना के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से समा बांध दिया। इस दौरान कामुआनी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में आईटीबीपी जवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता ऋतिक रोशन, नाना पाटेकर समेत पशु पक्षियों की आवाज निकालकर मिमिक्री कर सभी को गुदगुदाया। देखिए, मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का सदस्य 1972 से आज तक इस बल में बहुत बदलाव हुआ है, और यहाँ पर पूरे भारत के विभिन्न जगहों से जवान और वीरांगनाएं भर्ती होती हैं। कहीं भी प्रोग्राम होता है लोग मुझे बुलाते हैं। जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ, यहाँ जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी हो प्रोग्राम में जहाँ बुलाए वहाँ चले जाता हूँ। तो मौनी, हिंदी, कोई भी कार्यक्रम हो, बस हंसाने, मेरा मतलब है कि लोगों को हंसाना है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में फेसबुकिया पत्रकार विकास गुप्ता पर रंगदारी और उगाही का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के नाम पर पैसे मांगे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि गुप्ता का एक बड़ा नेटवर्क है जो अवैध खनन और वसूली के धंधे में लिप्त है। बोला कि 48 घंटे का समय है, कोई तहसील समिति से सबका लेटर लिखवा दी, विकास बोले तेरे पे गैंगस्टर लगने जा रही है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली सीएम के नाम का हुआ ऐलान। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। दिल्ली सीएम के नाम का ऐलान हुआ। दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता।
दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम के नाम का हुआ ऐलान। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। दिल्ली की नई सीएम चुनी गई रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम का नाम का ऐलान हुआ। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें, शालीमार बाग सीट से विधायक हैं रेखा गुप्ता। वो आरएसएस के साथ साथ संघ की छात्र का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी रही। उन्होंने छात्र राजनीति प्रवेश करने के साथ साथ 1994-95 दौलत राम कॉलेज की सचिव चुनी गई थी और 95-96 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रहीं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। गुड, दिस इज आउटस्टैंडिंग बिकॉज एक तो इतना ज्यादा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड नाउ डेज। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, वेदर इन जर्नलिज्म है, मीडिया, वट एवर द लाइन इज, पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एवरीबडी इज हैसल्ड एंड हब विद दिस वर्क। बट ये इस तरह का जो एक आयोजन किया गया है, ये हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकली हेल्थ के लिए, दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड थैंक्स टू संजीव दी फॉर दिस holding everybody just for like a family. It's very nice. It's very nice to see. आज DPL 11 का चौथा दिन था और जो पहला मैच खेला गया वो डन स्ट्राइकर्स वर्सेस डन रॉयल्स के बीच खेला गया। डन रॉयल्स ने पहले टॉस जीता और 172 रन बनाए। डन स्ट्राइकर ने टॉस जीता और 172 रन बनाए और डन रॉयल्स ने इसको 15 ओवर में चेस कर लिया और ये मैच जीत लिया। दूसरा मैच डन किंग्स 11 वर्सेस डन कैपिटल्स के बीच खेला गया और डन कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए और दूसरी टीम जो है 169 पे ऑल आउट हो गई। खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट सर्जरी विभाग में स्टेम सेल देकर मरीजों को राहत दी जा रही, जिसमें ज़्यादातर मरीज किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हेलेट में गंभीर से गंभीर बीमारी से राहत देने के लिए मरीजों को स्टेम सेल निःशुल्क दी जा रही है। कॉलेज में रिजनरेटिव मेडिसिन एंड सेल्युलर थेरेपी विभाग के विजिंग प्रोफेसर डॉक्टर BS राजपूत द्वारा मरीजों को स्टेम सेल थेरेपी दी जा रही है। इसके साथ स्टेम सेल थेरेपी पर एडवांस स्टेज पर शोध भी किया जा रहा है, जिसका लाभ अब तक कई मरीजों को मिल चुका है। डॉक्टर BS राजपूत ने बताया कि इस थेरेपी का 17 बीमारियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीएसवीएम में स्टेम सेल शोध के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि स्टेम सेल तकनीक लोगों के लिए वरदान है। गंभीर रोगियों में इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आज बेसिकली जो पेशेंट्स आए उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं और इसके अतिरिक्त जो पेशेंट फॉलोअप में आए हैं उसमें लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट्स। अभी हम लोग स्टेम सेल्स ज़्यादातर केसेस के अंदर बोन मैरो डराइव्ड सेलुलर ट्रांसप्लांट ही करते हैं। उनकी बोन मैरो निकाल करके और उसको फिल्टर करके और FDA अप्रूव किट से प्रोसेस करके और उनको वापस जिस अंग में डालने की ज़रूरत होती है उसमें। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो 2 से 7 साल से जो है बेड पर हैं और हमारे प्रैक्टिकली एवरी पेशेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड, मतलब हर मरीज में कुछ ना कुछ रिलीफ स्टार्ट हो गया। 75% से ज़्यादा पेशेंट्स दोबारा आते हैं क्योंकि एक बार में ये अपना कंप्लीट रिलीफ नहीं होता है उनको और यूजुअली हम लोग 3 to 4 सेशंस देते हैं 1 साल के अंदर। यूपी के अतिरिक्त हमारे को सारे स्टेट से पेशेंट्स आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में और आज भी कुछ राजस्थान के पेशेंट हैं और इसके अतिरिक्त इवन हमारे देश के बाहर के भी इवन यूके से भी आ रहे हैं।
ज़्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के आते हैं या फिर सीपी विद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के आते हैं, और इनकी संख्या कम से कम 1/3 तो ज़रूर होती है। और 1/3 पेशेंट्स खाली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के आ रहे हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है एक गंभीर समस्या है और उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में मरीज सालों से लेटे हुए हैं और अब उनको एक राहत दिख रही है, तो आ रहे हैं आगे इलाज कराने के लिए। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। के न्यूज़।